तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार और ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है फिर से। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अब 12th का रिजल्ट आ चुका है और आ भी चुका होगा। ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर मैं उस जानकारी को देने आया हूँ। उस जानकारी को ध्यान से सुन लेना, कान खोल के दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर लेना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप करना नहीं है वीडियो को। कि आपका एक प्रश्न उठता होगा कि हमने 12th मेरा तो 10th पास कर ली है और हम क्या करें अब। तो मैं आपके लिए सही गाइडेंस देने वाला हूँ। कोई आपको सही रास्ता बताने वाला नहीं होता है। मैं आपका, या आप मुझे छोटा भाई मानो या आप मुझे बड़ा भाई मानो, मैंने भी अनुभव किया है। जब मैंने 10th पास की थी, कोरोना काल में, वैसे तो यदि एग्जाम लग जाता तो और ही मज़े आ जाते। तो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि आप 10वीं पास करके कौन सी सब्जेक्ट लें और कौन सी सब्जेक्ट नहीं लें। 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और बाहर का यदि बैकग्राउंड आए, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो आपका था मेरा तो आपको पता ही होगा गांव का माहौल कैसा होता है, तो बाहर की बैकग्राउंड आवाज़ आ सकती है। अब ध्यान सुन लेना। यदि आप 12th मेरा मतलब 10वीं पास करके फिजिक्स मेरा मतलब साइंस लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पर साइंस का ग्राफ, साइंस, और यहाँ पर बनाता हूँ मैं आर्ट्स, और यहाँ पर बनाता हूँ मैं कॉमर्स। या साइंस और आर्ट्स के बारे में ही हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए बताता हूँ साइंस। साइंस में आपके लिए कितनी सब्जेक्ट होती हैं जब आप 10वीं पास करते हैं। जैसे ही आप 11th फिजिक्स मेरा तो 11th क्लास में इंटर करते हैं, तो आपकी कितनी सब्जेक्ट होती हैं उस क्लास में, ध्यान से सुनते जाइए। तो इसमें होती हैं आपकी 5 सब्जेक्ट। कितनी सब्जेक्ट होती हैं आपकी? 5 सब्जेक्ट होती हैं। कितनी सब्जेक्ट होती हैं इसमें? 5 सब्जेक्ट्स होती हैं। ओके, अब उन 5 सब्जेक्ट के नाम कौन कौन से? सबसे फर्स्ट आ जाती है आपकी प्रसिद्ध हिंदी। हिंदी, उसके बाद आ जाती है आपकी इंग्लिश। क्या आ जाती है? इंग्लिश। क्या आ जाती है आपकी? इंग्लिश। उसके बाद आती है आपकी मैथ। उसके बाद आती है आपकी फिजिक्स। उसके बाद आती है आपकी केमिस्ट्री। तो ये होती हैं आपकी 5 सब्जेक्ट जब आप 10वीं पास करते हैं। जैसे ही आप 11th क्लास में इंटर करते हैं और आपका मूड होता है कि हम साइंस लें या आर्ट्स लें, तो मैं आपके बताने वाला हूँ। जैसे ही आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो 10वीं क्लास में आपकी होती है 6 सब्जेक्ट। और वो 6 सब्जेक्ट कौन कौन सी होती हैं? देखो, एक हिंदी होती है, एक इंग्लिश होती है, एक मैथ होती है, एक सोशल साइंस होती है, एक साइंस होती है, और एक आपकी प्रसिद्ध संस्कृत होती है। तो ये 6 सब्जेक्ट होती हैं। जैसे ही आप 11th क्लास में आते हैं, तो आपकी 5 सब्जेक्ट होती हैं। 5 सब्जेक्ट का आपके ऊपर प्रेशर रहता है। और जो प्रसिद्ध हिंदी और इंग्लिश और मैथ जो आप 10वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, और 2 एक्स्ट्रा आपकी आ जाती है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये स्टूडेंट का दिमाग घुमा देती है। अब ध्यान से देखते जाइए, क्या रॉकेट साइंस है केमिस्ट्री और फिजिक्स की? इसकी हम कुंडली खोलने वाले हैं। देखो, हिंदी और इंग्लिश तो आपकी नॉर्मल है। हिंदी और इंग्लिश आर्ट्स में भी चलेगी और साइंस में भी चलेगी। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इसमें भी आएगी, इसमें भी पढ़नी पड़ेगी, और इंग्लिश इसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट सेम चलती हैं आर्ट्स के सेगमेंट में और साइंस के सेगमेंट में। अब इसमें बबल आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का और मैथ का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैथ तो आप 10वीं क्लास में ही पढ़ रहे होंगे, जैसे पक्षांतरण करना और अवकलन, मेरा मतलब बजगुणा करना, समीकरण को हल करना। तो नॉर्मल आप मैथ जानते ही होंगे 10वीं क्लास में। बट 11th, जो आपकी 11th की मैथ आती है और 10th की मैथ होती है, उसमें जमीन आसमान का बहुत ही अंतर होता है। अब क्यों ना इस डाउट को क्लियर किया जाए कि हम मैथ लें या साइंस लें। मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप, यदि आप में पढ़ने का जुनून है और पढ़ने का मन है, तो आप मेरी तरफ से तो साइंस ही लेना। और साइंस में फ़ायदा क्या है, उस फायदे को मैं आपके लिए बताता हूँ। जैसे मैथ आती है आपकी बहुत ही बापू लेवल की, इतनी भी बापू लेवल की नहीं आती है, बट 10th क्लास का उसमें कोई भी चैप्टर नहीं आता है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं आती है। यदि आपकी 10th क्लास की क्या मजबूत है, क्या मजबूत है, कैलकुलेशन मजबूत है और इंटरेस्ट है आपको मैथ में, तो आप मैथ लेना। यदि आपका इंटरेस्ट 50% है, तो भी आप मैथ लेना। यदि आपका मैथ में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप मैथ लेना। अब मैथ क्यों लेना, तो मैं आपके लिए बताता हूँ। जैसे आप 10वीं पास करके आपने 11वीं 12वीं में आर्ट्स ले ली, तो आपने 12वीं पास करी, तो 12वीं पास करके जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो उस कंपटीशन की तैयारी करेंगे, हर एग्जाम में मैथ आती है। क्या आती है? मैथ पूछी जाती है हर एग्जाम में। हर एग्जाम में क्या पूछी जाती है? मैथ पूछी जाती है। ये मैथ का बवाल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको मैथ ही लेनी है। अब मैथ लेनी है तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको हम मजबूती से पढ़ें और मजबूती के साथ आगे हमें 12th पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो मैथ में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप 11th क्लास की मैथ पढ़ेंगे
और फिजिक्स पढ़ेंगे और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ज़्यादा तरह से आपको फोकस क्या करना है मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा। जैसे आप 10th क्लास की, मेरा मतलब 10th क्लास की आपने जैसे मैथ क्लियर की थी, ऐसे ही आप 11th क्लास की मैथ को 2 से 3 घंटा देते रहना। मेरा मतलब 2 ही घंटे बहुत हैं, 2 या 1.5 घंटे बहुत हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैथ में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो आपको क्लियर करके चलने हैं, मैं आपको बताता हूँ। त्रिकोणमिति का एक फेवरेट चैप्टर है इसमें, त्रिकोणमिति का एक फेवरेट चैप्टर है इसमें, जो कि अपर लेवल में पहुंच जाता है 10th क्लास से। और पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा उस पर कोई भी प्रेशराइज नहीं कर पाएगी ये प्रश्नावली, ठीक है, क्लियर, आसानी रूप से निकाल लेगा वो स्टूडेंट त्रिकोणमिति को, ठीक है। इतनी भी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले के बेस पर 11th क्लास की त्रिकोणमिति फिनिश हो जाती है। आपने 10th क्लास में भी त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिजिक्स। अब फिजिक्स में आपके लिए बताता हूँ, इन तीनों सब्जेक्ट को मैं ऐड कर देता हूँ एक साथ, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में आपको और मैथ में आपको एक और प्रश्नावली ऐड कर लेनी है, अवकलन प्लस समाकलन, अवकलन प्लस समाकलन, अवकलन प्लस समाकलन। अब आप कहेंगे कि अवकलन तो आता नहीं है, ना तो समाकलन आता है 11th क्लास में, तो मेरे भाई बिल्कुल आपकी बात सही है, बट फिजिक्स में अवकलन भी आता है और समाकलन भी आता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री दो भागों में बढ़ जाती है आपकी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक आती है आपकी और ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। तो इसके सेगमेंट कितने होते हैं, इसके सेगमेंट होते हैं 2, और इसके भी सेगमेंट कितने होते हैं 2, और इसके भी सेगमेंट कितने होते हैं 2, और हिंदी के सेगमेंट कितने होते हैं 2, इंग्लिश के भी सेगमेंट कितने होते हैं 2। मेरा तो सेगमेंट का मतलब इनकी 2 बुक होती हैं अलग अलग। तो आपकी टोटल कितनी बुक हो जाती हैं, 12 बुक हो जाती है, मेरा तो 10 बुक हो जाती हैं, 5 × 2 10 बुक हो जाती हैं। अब देखो आपके लिए बताता हूँ, जैसे ही आप 11th क्लास में मैथ ले रहे हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट पर, मेरा तो कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं, इन पर फोकस कर लिया तो आप चुटकियों में फोड़ जाएंगे 12th के बोर्ड को। सबसे फर्स्ट आपका आता है त्रिकोणमिति, प्रश्नावली। उसके बाद आता है आपका अवकलन, उसके बाद आता है आपका समाकलन, उसके बाद आता है आपका सदिश। ये होते हैं आपके 4 इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपको 11th क्लास में ही ऐसे मजबूत कर लेने हैं, कोई भी सामने वाला बंदा बैठ जाए तो अंदर ही अंदर घुसे लग जाए, ठीक है। ये आपके 4 इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। यदि आप 11th क्लास में मैथ ले रहे हैं तो 4 इंपोर्टेंट टॉपिकों को कवर कर लेना, आपकी लाइफ एकदम मेरा मतलब सक्सेस हो जाएगी 12th आने वाले बोर्ड के लिए। सबसे फर्स्ट त्रिकोणमिति, सेकंड अवकलन, थर्ड समाकलन और फोर्थ सदिश। 4 टॉपिक आपको बहुत ही हेल्प करेंगे 12th को पास कराने में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आप मेरे अकॉर्डिंग मैथ ही लीजिए, क्योंकि जब आप आर्ट्स लेंगे तो आप कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना होगा आपको मैथ को। आपके लिए 2 साल का ब्रेक लग जाएगा, तो 2 साल का ब्रेक बहुत ही आपके माइंड की जो ग्रोथ है उसको डाउन कर देगा। मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट के साथ सवाल भी पढ़े जाते हैं। हर कॉन्सेप्ट, हर सूत्र, हर बेस, हर थ्योरी के आधार पर ही मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए बताता हूँ फिजिक्स। फिजिक्स में आपको ज़्यादातर किस पर फोकस करना है, कौन कौन से चैप्टर पर फोकस करना है, उसके बारे में आपके लिए बताता हूँ। फिजिक्स में 11th फिजिक्स में आपको 2-3 चैप्टर पर फोकस करना है। एक तो आप बेमा निकालना सीख जाएंगे, बेमा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में चलती है। या आप 11th ले लो या आप 12th ले लो, पीछा ही नहीं छोड़ती है, जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती है। या आप नीट का एग्जाम दो, या आप एनडीए का एग्जाम दो, या आईसीजी का, या बिना एयरफोर्स का, या नेवी का, या जेई एडवांस का दो, कुछ भी एग्जाम दो, बेमा तो पूछी जाती है। बेमा मतलब विमीय सूत्र निकालना, जैसे बल का विमीय सूत्र क्या होता है, M1L1 T-2, फोर्स का क्या होता है, मतलब प्रेशर का क्या होता है, M1L2 T-2। ये तो बहुत ही मतलब कैजुअल टॉपिक है, ठीक है, आपको याद ही रखना है। उसके बाद आपका आता है गति के समीकरण, ठीक है, और आपको कम से कम 50+ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे बल का फॉर्मूला क्या होगा, और आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, वेग का फॉर्मूला क्या होगा, प्रवणता का फॉर्मूला क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होगा, और ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। ये आपको 50 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कवर कर लेने हैं 11th क्लास में। जितना भी मैंने आपको ये निचोड़ बताया है वो आपको 11th क्लास में एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ये बेस आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप 12th क्लास को फोड़ पाएंगे अच्छे तरीके से। अब एक और बात आती है, यदि हम मैथ ले लें, यदि हमारी परसेंट कम हो जाए, मेरा मतलब हमने सोच रखा है कि 12th में हम टॉप करेंगे, मेरा भाई
मैं आपके लिए बता देता हूँ, टॉप करने से कोई वो नहीं बन जाता महान। ऐसा नहीं है आज आपने टॉप कर दिया 12th बोर्ड में तो आपको बाद में पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, बाद में पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपने एक 12th फेल मूवी सुनी होगी, वो बंदा 12th में फेल हो चुका था। और ऐसे ऐसे महान मूर्ति हैं जो 12th में फेल हो चुके हैं, बोर्ड में फेल हो चुके हैं और ऊंची ऊंची नौकरियों की पोस्ट पर हैं आज के टाइम। क्यों है? क्योंकि उनमें दोबारा से एक वोल्केनो फूटता है, वोल्केनो एक्टिविटी होती है और वो अपनी एक ही एम के साथ उनका पूरा फोकस एक ही एग्जाम पर होता है कि ये हमें फोड़ना है, चाहे हमारा पिछले का कैरियर कितना भी बर्बाद हो चुका हो, अब हमारा अगला कैरियर हमें संभालना है। तो आपकी परसेंट, चाहे आपकी परसेंट लगभग 50 के लगभग हो जाए कम, या आपकी 60 के लगभग हो जाए, या आपकी 70 के लगभग हो जाए, ये इस पर डिपेंड नहीं करती है। आपके आने चाहिए 50 to 50 मार्क्स आने चाहिए सभी सब्जेक्ट में। या आपकी इंग्लिश हो, इंग्लिश में 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और हिंदी में भी 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स में भी 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश में तो मैं आपके लिए सजेशन करूंगा कि 60 मार्क्स होने चाहिए आपके, क्योंकि 50 मार्क्स इसलिए होने चाहिए, 50-60 तो आप ले आएंगे मुझे पूरी उम्मीद है। और इंग्लिश को एकदम मजबूत बनाने के लिए आप मीनिंग पर ज़्यादा फोकस करना। अब मैं आपके लिए कह रहा था कि इंग्लिश में 50 मार्क क्यों चाहिए। इंग्लिश में 50 मार्क इसलिए चाहिए, 12th की जब आपकी मार्कशीट आएगी तो 12th की मार्कशीट में आपके 50 से 60, मेरा तो 60 नंबर तो होने चाहिए मैक्सिमम, इतने तो होने ही चाहिए। ये तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि एनडीए का यदि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आईसीजी का फॉर्म अप्लाई करेंगे, डिफेंस से जितने भी रिलेटेड एग्जाम है उसमें 50 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरा होता है हिस्ट्री कि आप 10th पास करके 11th क्लास में आप मैथ लें या आर्ट्स लें। तो मैं आपको सजेशन करूँगा आप मैथ लें और डरिए मत, और ज़्यादा प्रेशर भी मत लाइए अपने ऊपर। और मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मेरी 12th में 60 प्लस परसेंटेज है मेरी। अब ये स्टोरी कैसे है, वो स्टोरी आप सुनना चाहें तो मैं बता नहीं सकता अभी तो फिलहाल तो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कीजिए। और 11th फिजिक्स क्लास मैंने चालू कर दी है बेसिक लेवल से, एक लेक्चर हो ही चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर उसे देखें। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास पर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू और जय हिंद, जय भारत। और आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड, मेरा तो अपने जो भी कैरियर में आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं उस पर यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, और 11th फिजिक्स का सिलेबस कितना है, उस डिटेल पूरा चैप्टर कितने हैं, उसकी वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करें। जल्दी से जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू और जय हिंद, जय भारत।